वाराणसी की गलियों में सुबह की पहली किरण जब गंगा के घाटों को छूती है, तो सावित्री अपनी धुंधली आंखों से पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर देखती है। उसका दिल हर आहट पर जोर से धड़कता है, इस उम्मीद में कि शायद आज दिल्ली से उसका इकलौता बेटा राहुल घर वापस आएगा। सालों बीत गए, लेकिन वह गलियारा आज भी वैसा ही सूना और वीरान है जैसा तब था जब राहुल अपनी नई नौकरी के लिए शहर गया था। सावित्री की पुरानी खाट के पास रखी टूटी हुई मेज पर धूल जम गई है, जिस पर उसने कई अधूरी चिट्ठियां सहेज कर रखी हैं। गांव की हवाओं में अब वह पुराना अपनापन नहीं रहा, बल्कि एक अजीब सी खामोशी पसर गई है, जो सावित्री के अकेलेपन को और भी गहरा कर देती है। पड़ोस की औरतें अक्सर कुएं पर बातें करती हैं कि कैसे शहर जाकर बेटे अपनी जड़ों और बूढ़ी मां को भूल जाते हैं, पर सावित्री हमेशा उनका बचाव करती है। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, एक अनजानी थकान और भीतर छिपा हुआ दर्द उसके रोम रोम में बस गया है। लेकिन ममता का दिया अब भी जल रहा है। वह अपनी बहू अंजलि की पदचाप सुनती है, जो रसोई में बर्तनों को बड़ी कठोरता से पटक रही है। अंजलि कमरे में दाखिल होती है और बिना किसी भूमिका के सावित्री से उन रुपयों का हिसाब मांगती है जो पिछली बार दवाइयों के लिए अलग रखे गए थे। उसकी आवाज में एक तरह का रूखापन और कड़वाहट है जो किसी भी सुनने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि वो कितनी निर्दयी बहू है। सावित्री चुपचाप अपना पुराना कपड़े का बटुआ खोलती है, जिसमें कुछ मुड़े हुए पुराने नोट और फटी हुई रसीदें रखी हुई हैं। अंजलि उन रुपयों को झपट लेती है और बुदबुदाती है कि फालतू के खर्चों के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची है। उधर दिल्ली की चमक धमक वाली गलियों में राहुल अपनी शानदार कार की खिड़की से बाहर देखते हुए एक नए और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में गहराई से सोच रहा है। उसके पास अपनी मां की कमजोर आवाज सुनने का वक्त नहीं है। बस महीने के अंत में कुछ पैसे बैंक खाते में डाल देना ही उसकी बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। उसे लगता है कि पैसा ही हर समस्या का एकमात्र समाधान है और गांव की उस छोटी सी झोपड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह पैसा अंजलि के हाथों में जाते ही एक घातक हथियार बन जाता है। दोपहर के भोजन के समय अंजलि ने सावित्री के सामने एक साधारण सी स्टील की थाली रख दी, जिसमें केवल उबली हुई फीकी दाल और एक सूखी रोटी थी। सावित्री ने बड़ी आशा से थोड़ा सा आम का अचार मांगा, लेकिन अंजलि ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि यह उनकी गिरती सेहत के लिए ठीक नहीं है। गांव के लोग खिड़की से यह सब देख रहे थे और आपस में कानाफूसी करने लगे कि अंजलि कितनी स्वार्थी और पत्थर दिल हो गई है। वह बूढ़ी औरत को केवल जीवित रखने भर का खाना दे रही है ताकि राहुल से पैसे मिलते रहें। सावित्री ने कांपते हाथों से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा उठाया और अपनी टूटी हुई कलम से राहुल को एक और भावुक पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि वह यहां बिल्कुल ठीक है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जबकि उसकी हड्डियों में उठने वाला असहनीय दर्द उसे रात भर सोने नहीं देता। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने जरूरी काम को छोड़कर एक बीमार मां की सेवा में अपना कीमती समय बर्बाद करे। तभी अंजलि अचानक अंदर आई और उसने वह पत्र सावित्री के हाथ से बेरहमी से छीन लिया और उसे टुकड़े कर दिए। पंडित जी, जो घर के बाहर चबूतरे पर अक्सर बैठे रहते थे, उन्होंने यह सब देखा और अपना सफेद सिर बड़े दुख के साथ हिला लिया। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि सावित्री के अंतिम दिन बहुत कष्टकारी होने वाले हैं, क्योंकि उसकी बहू के कठोर दिल में दया का नामो निशान नहीं बचा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि राहुल को पत्र लिखकर इस भयानक स्थिति के बारे में बताना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन गांव की राजनीति और अंजलि का डर उन्हें रोकने लगा, क्योंकि अंजलि ने गांव के कई लोगों को ब्याज पर पैसा दे रखा था। दिल्ली के एक ऊंचे और आलीशान दफ्तर में राहुल अपनी मंगेतर प्रिया के साथ बैठकर शादी की भव्य योजना बना रहा था, जो कि उसके बॉस की बेटी थी। वह पूरी तरह भूल चुका था
कि उसी छोटे से गांव में एक मां ने अपने गहने बेचकर उसे इस काबिल बनाया था कि वह आज महंगा सूट पहन सके। उसके फोन पर अंजलि का एक संक्षिप्त मैसेज आया कि घर के खर्च के लिए और अधिक पैसों की जरूरत है, जिसे पढ़कर उसने चिढ़कर फोन पटक दिया। उसे लगा कि अंजलि केवल पैसों की भूखी है और मां को मोहरा बना रही है। शाम होते ही सावित्री को बहुत तेज बुखार ने घेर लिया। उसकी सांसें फूलने लगीं और वह दर्द से कराहने लगी। लेकिन अंजलि ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसने सावित्री की कराह को पूरी तरह अनसुना कर दिया और खुद आंगन में बैठकर ठंडी हवा में कोयला सुलगाने लगी। गांव की खामोशी में सावित्री की वह धीमी आवाजें कहीं खो गईं, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन किनारा बहुत दूर हो। अंजलि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखें किसी पत्थर की तरह बहुत सख्त थीं। भारतीय समाज में बहू को बेटी का पवित्र दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस पुराने घर की दीवारों के भीतर यह परंपरा अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। सावित्री याद करती है कि कैसे उसने अंजलि का स्वागत फूलों और मिठाइयों के साथ किया था, यह सोचकर कि उसके बुढ़ापे की लाठी यही बनेगी। पर समय के साथ गंगा की पावन धारा बदल गई और रिश्तों की पवित्रता पर स्वार्थ और लालच की मोटी काई जम गई। वह रात भर जागकर अपनी छाती के दर्द को सहती रही, जबकि बाहरी कमरे में अंजलि बहुत चैन की नींद सो रही थी। अगली सुबह जब सावित्री ने पूजा के लिए थोड़े से फूल मांगे, तो अंजलि ने उसे बुरी तरह फटकारते हुए कहा कि अब इस उम्र में पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। उसने सावित्री के कमजोर हाथ में एक पुराना झाड़ू थमा दिया और कहा कि अगर इस घर में रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। सावित्री का कांपता हुआ शरीर काम करने के लायक बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसने दीवारों के सहारे खड़े होकर फर्श साफ करने की कोशिश की। उसकी आंखों से गिरते हुए गर्म आंसू धूल को भिगो रहे थे। सावित्री ने महसूस किया कि उसकी बगल में एक बड़ी गांठ उभर आई है, जो अब उसे असहनीय पीड़ा दे रही है। पर उसने अंजलि के सामने अपना मुंह नहीं खोला। उसे गहरा डर था कि अगर उसने अपनी इस भयानक बीमारी के बारे में बताया तो अंजलि उसे घर से बाहर निकाल देगी या राहुल को परेशान करेगी। वह अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से उस छिपे हुए दर्द को छिपाती रही और अपने बेटे की एक बचपन की तस्वीर को चूमती रही। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे जल्दी अपने पास बुला लें। गांव का एक छोटा डॉक्टर जब नियमित जांच के लिए घर आया, तो अंजलि ने उसे मुख्य दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि यहां सब कुछ ठीक है। उसने डॉक्टर को धमकी दी कि अगर वह दोबारा यहां बिना बुलाए आया तो वह उसकी शिकायत पुलिस में कर देगी कि वह गलत दवाइयां दे रहा है। बेचारा डॉक्टर डरकर वापस चला गया। उसने सावित्री की खिड़की की ओर एक आखिरी नजर डाली, जहां वह बेबस होकर लेटी थी। अंजलि ने घर के सभी मुख्य द्वारों पर भारी ताले लगा दिए ताकि बाहर का कोई व्यक्ति सच न जान पाए। राहुल अपनी नई और आधुनिक दुनिया में इतना मशगूल था कि उसे यह याद भी नहीं रहा कि सावित्री का जन्मदिन आने वाला है। उसने दिल्ली के एक बहुत बड़े क्लब में दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी, जहां वह अपने भविष्य के सपनों को शराब के साथ निगल रहा था। उसे अंजलि के प्रति नफरत इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उसने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था ताकि उसे बार बार पैसे न मांगने पड़े। वह अपनी मां को एक ऐसी बेबस औरत समझता था जो बस अंजलि के इशारों पर चलती है। हिंदू धर्म में कर्मा का सिद्धांत बहुत गहरा माना जाता है और सावित्री का विश्वास था कि शायद पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। उसने अंजलि को कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उसके लिए हमेशा प्रार्थना ही की कि उसे सद्बुद्धि मिले और वह एक अच्छी बहू बन सके। घर के छोटे से मंदिर में रखा दिया अब बुझने लगा था, क्योंकि अंजलि ने उसमें तेल डालना बंद कर दिया था। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति को छुआ और धीरे से फुसफुसाया कि अब अंत बहुत करीब है। गांव की पंचायत में भी अंजलि के क्रूर व्यवहार की चर्चा होने लगी थी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
लोगों को लगता था कि यह एक परिवार का आपसी मामला है और इसमें पड़ना व्यर्थ की मुसीबत मोल लेना होगा, खासकर जब बेटा खुद शहर में रहता हो। राहुल के बचपन के दोस्त समीर ने एक बार कोशिश की कि राहुल को कॉल करके असलियत बताए, लेकिन अंजलि ने उसे भी अपमानित करके भगा दिया। धीरे धीरे वह घर एक शापित स्थान की तरह लगने लगा, जहां से केवल दुख की गंध आती थी। सर्दियों की एक बहुत सर्द रात में जब पूरा वाराणसी कोहरे की सफेद चादर में लिपटा था, सावित्री की खांसी और तेज हो गई और खून के धब्बे चादर पर दिखने लगे। अंजलि ने उसे कोई गर्म कंबल नहीं दिया, बल्कि उसे ठंडी जमीन पर लेटा दिया ताकि बिस्तर गंदा न हो और वह सफाई के बोझ से बच सके। सावित्री ने कांपते हुए अपनी बहू का पैर पकड़ा, पर अंजलि ने उसे जोर से झटक दिया और गुस्से में पैर पीछे खींच लिए। उसने कहा कि यह सब नाटक करने से तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। चैप्टर का अंत उस दुखद क्षण होता है जब अंजलि ने सावित्री के बचे हुए पुराने गहने भी एक काले बैग में भर लिए और उन्हें बेचने की योजना बनाने लगी। उसने राहुल को एक छोटा और ठंडा संदेश भेजा कि मां अब बहुत बीमार है और अगर वह तुरंत नहीं आया तो शायद वह उन्हें दोबारा देख न पाए। यह संदेश प्यार से नहीं, बल्कि एक चाल के रूप में भेजा गया था ताकि वह और अधिक धन की मांग कर सके। दिल्ली में राहुल ने जब यह संदेश पढ़ा तो उसके मन में डर कम और क्रोध अधिक था। राहुल ने अपनी पैकिंग शुरू की और प्रिया को बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया ने उसे सचेत किया कि वह अपनी बहू के किसी नए जाल में न फंसे और जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उनकी सगाई की तारीख नजदीक आ रही है। राहुल ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और अंजलि को उसकी औकात दिखा देगा। उसे अंजलि की चालाकी पर इतना विश्वास था कि उसने मां की वास्तविक बीमारी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। सफर के दौरान राहुल की आंखों के सामने बचपन की वे मधुर यादें तैरने लगीं, जब सावित्री उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और रामायण की कहानियां सुनाती थी। पर ये यादें बहुत धुंधली थीं, क्योंकि उन पर उसकी वर्तमान सफलता और दिल्ली के वैभव की मोटी परतें जम चुकी थीं, जो उसे सच देखने से रोक रही थीं। उसने सोचा कि शायद गांव के लोग उसे एक बड़ा आदमी मानकर सम्मान देंगे और वह अंजलि को घर से निकालकर अपनी मां को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भेज देगा ताकि वह शांति से रह सके। वाराणसी की मिट्टी की वह सोंधी महक जब राहुल की नाक से टकराई तो उसे एक पल के लिए सुकून महसूस हुआ, पर फिर अंजलि का ख्याल आते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। स्टेशन से पुराने घर तक का रास्ता उसे बहुत लंबा लग रहा था, क्योंकि उसके मन में कई तरह के कड़वे सवाल और शक जन्म ले रहे थे। उसने देखा कि रास्ते में वही पुराने पेड़ और मंदिर थे, पर लोगों के चेहरों पर अब उसके प्रति वह सम्मान नहीं था। उसे महसूस हुआ कि गांव वाले भी उसे अपनी मां को छोड़ने के लिए दोषी मान रहे थे। सावित्री का कमरा अब किसी अंधेरी गुफा जैसा लगने लगा था, जहां केवल बीमारी की तीखी गंध और सिसकियों का वास था। उसकी बगल में जो गांठ उभरी थी, वह अब एक भयानक घाव का रूप ले चुकी थी, जो रात भर उसे चैन से सोने नहीं देता था। उसने अपनी पीड़ा को चादर के नीचे इस तरह दबा रखा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। अंजलि जब कमरे की सफाई करने आई तो उसने चुपके से वह गंदी चादर खींच ली और देखा कि उस पर खून के गहरे धब्बे थे, जो सावित्री की जानलेवा बीमारी की गवाही दे रहे थे। अंजलि के हाथों से झाड़ू गिर गया और उसकी आंखों में पहली बार वह नमी दिखी जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था। उसने अपनी सांस के पास बैठकर उनके पैरों को सहलाना शुरू किया, लेकिन सावित्री ने उसे तुरंत रोक दिया और उसका हाथ पकड़कर एक गंभीर कसम खिलवाई। उसने कांपती आवाज में कहा कि अंजलि कभी भी राहुल को इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वह उसकी नई दिल्ली वाली जिंदगी में कोई बाधा नहीं बनना चाहती। अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अपनी सांस की उस अंतिम इच्छा के आगे अपना सिर झुका लिया। उस दिन के बाद अंजलि का व्यवहार और भी अधिक रहस्यमयी और सख्त हो गया, क्योंकि उसे अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना था।
उसे न केवल समाज की नजरों में एक कठोर बहू की भूमिका निभानी थी, बल्कि सावित्री के महंगे इलाज के लिए पैसे भी जुटाने थे। राहुल द्वारा भेजे गए पैसे शहर के बड़े अस्पतालों की फीस के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान थे। इसलिए अंजलि ने चुपके से अपने शादी के गहने बेचने का फैसला किया, ताकि वह सावित्री को किसी तरह की राहत पहुंचा सके और उनकी दवाइयां समय पर ला सके। गांव के लोग जब अंजलि को सुनार की दुकान से निकलते देखते तो वे आपस में फुसफुसाते कि वह बुढ़िया के गहने बेचकर अपने लिए ऐशो आराम का सामान खरीद रही है। कोई नहीं जानता था कि उन रुपयों से अंजलि कैंसर की उन भारी दवाओं को खरीद रही थी जो सावित्री के शरीर को भीतर से खोखला कर रही थी। उसने हर किसी से यह झूठ बोला कि वह अपने लिए नया मोबाइल और कपड़े खरीद रही है, ताकि राहुल तक यह खबर न पहुंचे कि असल में घर में क्या चल रहा है और मां की हालत कितनी गंभीर है। सावित्री को अस्पताल ले जाने का काम भी अंजलि बड़ी चतुराई से रात के अंधेरे में करती थी, ताकि किसी को शक न हो। वह बीमार बूढ़ी औरत को अपनी पीठ पर लादकर गांव की पगडंडियों से होते हुए मुख्य सड़क तक ले जाती थी, जहां से एक छोटा सा टेम्पो उन्हें शहर ले जाता था। सावित्री दर्द से कराहती रहती थी और अंजलि के कंधों को मजबूती से पकड़ लेती थी, पर अंजलि कभी नहीं थकी। उसने अपनी थकान को अपने कठोर चेहरे के पीछे छिपा लिया था, ताकि सावित्री को यह महसूस न हो कि वह एक बोझ बन गई हैं। शहर के उस सस्ते और सरकारी अस्पताल के बरामदे में घंटों बैठकर अंजलि अपनी बारी का इंतजार करती थी, जहां मच्छरों और बदबू का राज था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कैंसर अब शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका है और केवल कीमोथेरेपी ही उनकी उम्र को कुछ महीने और बढ़ा सकती है। अंजलि ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे आखिरी कुछ सिक्कों को गिना और डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी कि वह किसी भी तरह उसकी सांस को बचा ले। उसने वादा किया कि वह और मेहनत करेगी और बाकी के पैसे जल्दी ही चुका देगी। जब वे घर लौटते तो अंजलि फिर से वही सख्त और बेरहम बहू बन जाती, जो सावित्री को कड़वी दवाइयां खाने के लिए मजबूर करती थी। वह जानती थी कि अगर वह नरम पड़ी तो सावित्री हार मान लेगी और इलाज कराने से मना कर देगी। इसलिए उसे चिल्लाकर बात करनी पड़ती थी। पड़ोसियों को केवल उसकी ऊंची और डांटने वाली आवाज सुनाई देती थी, पर उस आवाज के पीछे छिपी हुई सिसकियां कोई नहीं सुन पाता था। सावित्री भी चुपचाप वह अपमान सहती रही, क्योंकि वह अपनी बहू के इस बलिदान का असली मूल्य बखूबी समझती थी। अंजलि ने घर के खर्चों में भारी कटौती कर दी थी, यहां तक कि उसने खुद दिन में केवल एक बार खाना शुरू कर दिया था, ताकि फल और दूध मां के लिए बच सके। वह राहुल को फोन करके झूठ बोलती कि वह बहुत मजे में है और घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, ताकि वह दिल्ली में अपने करियर पर ध्यान दे सके। राहुल को अंजलि की आवाज में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, लेकिन उसने कभी गहराई से यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मामला क्या है और पैसे कहां जा रहे हैं। एक शाम पंडित जी ने अंजलि को टोकते हुए कहा कि वह अपनी सास को इतना कष्ट क्यों दे रही है और उन्हें उचित भोजन क्यों नहीं कराती। अंजलि ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया कि बुढ़िया को अब कुछ भी हजम नहीं होता और वह केवल नाटक कर रही है। पंडित जी को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा, पर अंजलि चुपचाप सुनती रही। उसे पता था कि अगर उसने सच बताया तो गांव के लोग सहानुभूति दिखाएंगे और बात राहुल के कानों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सावित्री की हालत दिन बाद दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे और चेहरा पीला पड़ गया था, जो कैंसर के घातक प्रभाव का स्पष्ट संकेत था। अंजलि ने उसके सिर पर हमेशा एक दुपट्टा बांधे रखा, ताकि कोई यह न देख सके कि उसकी कीमोथेरेपी चल रही है और वह अंदर से कितनी टूट चुकी है। उसने घर की खिड़कियां भी बंद कर दी थीं, ताकि सावित्री की कराह बाहर न जाए और लोगों को यह लगे कि वह बस गहरी नींद में सो रही है। यह गोपनीयता अंजलि के लिए एक भारी मानसिक बोझ बन गई थी। एक रात जब सावित्री को असहनीय दर्द हुआ
तो अंजलि ने उसके माथे को अपने हाथों से सहलाया और उसे लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश की। वह दृश्य किसी पवित्र मंदिर की तरह था, जहां एक बहू अपनी सास की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर रही थी, पर बाहरी दुनिया के लिए वह घर एक जेल बन चुका था। अंजलि ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, अपनी सोने की नथ भी बेच दी ताकि अगली सुबह की दवाइयां लाई जा सके। उसे अब अपनी मर्यादा या गहनों की कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी मां जैसी सास की जान बचानी थी। दिल्ली में राहुल अपनी कंपनी की सफलता का जश्न मना रहा था और अपनी मंगेतर के साथ महंगे रेस्तरां में डिनर कर रहा था, जहां एक बोतल शराब की कीमत सावित्री की 1 महीने की दवाइयों से ज्यादा थी। उसने अपने मैनेजर से कहा कि उसे अब गांव से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग बहुत पिछड़े और लालची हैं। उसे अपनी जड़ों से इतनी नफरत हो गई थी कि वह सावे से अपनी मां की तस्वीर को भी अपने नए फ्लैट में नहीं लगाना चाहता था। उसने कर्मा के उस चक्र को पूरी तरह भुला दिया था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और सावित्री के लिए यह मौसम और भी घातक साबित हो रहा था, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी थी। अंजलि ने अपने पुराने स्वेटर और कंबल सावित्री को दे दिए और खुद एक पतली चादर ओढ़कर फर्श पर सोती रही, ताकि मां को ठंड न लगे। उसे कई बार तेज बुखार आया, लेकिन उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की और पूरी रात सावित्री के पास बैठी रही। उसकी आंखें अब गड्ढों में धंस गई थीं और उसके चेहरे का तेज पूरी तरह से गायब हो चुका था। गांव के सरपंच ने एक दिन अंजलि को बुलाकर चेतावनी दी कि अगर सावित्री को कुछ भी हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अंजलि ने बेखौफ होकर कहा कि वह जो कर रही है वह सही है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, जिससे सरपंच का गुस्सा और बढ़ गया। सरपंच ने राहुल को एक गोपनीय ईमेल भेजा, जिसमें उसने अंजलि के अत्याचारों का नमक मिर्च लगाकर वर्णन किया और उसे तुरंत आने को कहा। इस संदेश ने राहुल के मन में जल रही नफरत की आग में घी का काम किया। राहुल ने उस ईमेल को पढ़ने के बाद फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा और अंजलि को कानूनी सबक सिखाएगा, ताकि उसकी मां को न्याय मिल सके। उसने अपनी मंगेतर प्रिया से कहा कि वह एक वकील के साथ गांव जाएगा और अंजलि को घर से बेदखल कर देगा। प्रिया ने भी उसका समर्थन किया, क्योंकि उसे लगता था कि अंजलि राहुल के धन पर कुंडली मारकर बैठी है। राहुल का दिल्ली से वाराणसी का सफर अब केवल एक बेटे की चिंता नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध की यात्रा बन गया था। अंजलि को यह नहीं पता था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। वह तो बस सावित्री के होंठों पर पानी की कुछ बूंदें डालने की कोशिश कर रही थी। सावित्री ने कमजोरी के साथ अंजलि का हाथ चूमा और उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान उसे वह सब कुछ दे जिसकी वह हकदार है। वह जानती थी कि अंजलि ने उसके लिए जो किया है वह कोई सगी बेटी भी शायद ही कर पाती। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो खून के रिश्तों से कहीं अधिक गहरा और पवित्र था। चैप्टर का अंत एक काली रात से होता है, जब अंजलि को पता चलता है कि सावित्री की नब्ज बहुत धीमी हो गई है और उसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत है। उसके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था और गांव का कोई भी आदमी उसे पैसे उधार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे उसे एक अपराधी मानते थे। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और बारिश के बीच शहर की ओर चल पड़ी, ताकि किसी डॉक्टर से मदद की गुहार लगा सके। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका इरादा अटल था। अंजलि की वह भागदौड़ और उसका समर्पण ईश्वर की परीक्षा की तरह था, पर दुनिया की नजरों में वह केवल एक लालची और क्रूर औरत बनी रही। उसने अस्पताल पहुंचकर अपनी पुरानी फटी हुई साड़ी का एक हिस्सा डॉक्टर के सामने फैला दिया और उसमें रखे कुछ चिल्लर दिखाए। डॉक्टर ने उसे दया की नजर से देखा और एम्बुलेंस भेजने का वादा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल की कार भी उसी समय वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर रही थी, जहां से अब विनाश की शुरुआत होने वाली थी। सड़क के दोनों ओर लगे पुराने बरगद के पेड़ राहुल का स्वागत कर रहे थे,
लेकिन उसके मन में केवल अंधेरा और गुस्सा भरा हुआ था। उसने सोचा कि वह अंजलि को धक्के मारकर घर से निकाल देगा और अपनी मां को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा, जहां वह उन्हें दुनिया की हर खुशी देगा। उसने यह नहीं सोचा कि खुशी केवल पैसों से नहीं, बल्कि समय और स्पर्श से मिलती है, जो उसने कभी नहीं दिया। वाराणसी की वह रात बहुत भयानक होने वाली थी, क्योंकि सत्य की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। अंजलि जब एम्बुलेंस के साथ घर पहुंची तो उसने देखा कि राहुल वहां पहले से ही खड़ा था और गांव के लोग उसे घेरे हुए थे। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे अंजलि के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे डायन कहकर पुकारा। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने अपना वादा निभाया था। उसने सावित्री की ओर देखा, जो खिड़की से यह सब देख रही थी, और उनकी आंखों में अपनी बहू के लिए बेपनाह दर्द था। दिल्ली की जगमगाती रोशनियों के बीच राहुल का आलीशान फ्लैट किसी महल से कम नहीं था। ऊंची खिड़कियों से बाहर देखते हुए उसे अपनी सफलता पर बहुत गर्व महसूस होता था। उसने शहर की भीड़-भाड़ और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया था और अब वह एक ऊंचे ओहदे पर बैठा था। मखमली सोफे और दीवारों पर सजी महंगी पेंटिंग्स उसकी रईसी की गवाही देती थीं। उसे लगता था कि उसने जीवन की हर दौड़ जीत ली है और अब कोई भी कठिनाई उसे छू नहीं सकती। लेकिन उसकी आत्मा के एक कोने में वह छोटा सा गांव अब भी एक कड़वी याद की तरह बचा हुआ था, जिसे वह मिटाना चाहता था। मेज पर रखे उसके महंगे स्मार्टफोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी, जिस पर अंजलि का नाम दिखाई दे रहा था। राहुल ने उसे देखते ही अपना मुंह चिढ़ा लिया और फोन को उल्टा करके रख दिया। उसे लगता था कि अंजलि जब भी फोन करती है तो वह केवल और केवल पैसों की मांग करने के लिए ही करती है। उसने सोचा कि आखिर एक छोटे से गांव में इतने पैसों की क्या जरूरत हो सकती है जो वह हर महीने भेजता है। उसकी नजरों में अंजलि एक लालची औरत बन चुकी थी, जो उसकी मां की देखभाल के नाम पर उसे लूट रही थी। राहुल का मानना था कि पैसा ही दुनिया की हर समस्या का अंतिम और सबसे सटीक समाधान है। उसने अपनी मां के इलाज और घर के खर्चों के लिए हमेशा पर्याप्त धन भेजा था, इसलिए वह खुद को एक बहुत ही आदर्श और जिम्मेदार बेटा समझता था। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि वृद्ध माता पिता को पैसों से ज्यादा अपने बच्चों के समय और स्पर्श की जरूरत होती है। वह अपनी मां की ममता को नोटों की गड्डियों से तौलने लगा था और उसे लगता था कि उसने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा दिया है। वह अपनी इस झूठी महानता के अहंकार में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी मंगेतर प्रिया दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेस घराने की बेटी थी और उसके साथ राहुल का रिश्ता प्रेम से ज्यादा एक रणनीतिक गठबंधन था। प्रिया को सादगी पसंद नहीं थी और वह हमेशा राहुल को यह समझाती रहती थी कि उसे अपने पिछड़े अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ लेना चाहिए। राहुल उसकी हर बात को पत्थर की लकीर मानता था, क्योंकि प्रिया के पिता ही उसे कंपनी में प्रमोट करने वाले थे। दोनों मिलकर अपनी शादी के लिए विदेशी डेस्टिनेशन चुन रहे थे, जबकि उनकी चर्चाओं में कहीं भी सावित्री के स्वास्थ्य या उसकी पसंद नापसंद का कोई जिक्र तक नहीं था। एक शाम राहुल ने अपने ऑफिस के सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी कॉकटेल पार्टी आयोजित की थी, जहां शैंपेन की बोतलें पानी की तरह बह रही थीं। हंसी, मजाक और ऊंचे संगीत के बीच उसे एक बार भी याद नहीं आया कि उसकी मां वाराणसी के किसी अंधेरे कमरे में दर्द से कराह रही होगी। उसने अपनी सफलता का बखान करते हुए लोगों को बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उसके लिए गांव की गरीबी और वहां के रीति रिवाज अब केवल मजाक का विषय बन गए थे। वह पूरी तरह से एक संवेदनहीन शहरी इंसान में बदल चुका था। राहुल को लगता था कि गांव के लोग बहुत ही चालाक और अनपढ़ होते हैं, जो शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को केवल एक बैंक की तरह देखते हैं। उसने अपने बचपन के उन दिनों को भुला दिया था, जब वह नंगे पैर मिट्टी में खेलता था और उसकी मां उसे फटे हुए आंचल में छिपाकर ठंड से बचाती थी। अब उसे वे यादें बहुत ही अपमानजनक और शर्मनाक लगती थीं,
जो उसकी वर्तमान छवि को खराब कर सकती थी। उसने अपने मन में एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी जो उसे उसके अपनों के दुख और तकलीफों से पूरी तरह दूर रखती थी। प्रिया अक्सर कहती थी कि राहुल को अपनी मां को किसी अच्छे और महंगे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि अंजलि जैसे लोगों से छुटकारा मिल सके। राहुल को यह सुझाव बहुत ही तार्किक और सही लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि अंजलि केवल संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगली बार जब वह गांव जाएगा तो वह घर बेच देगा और मां को दिल्ली के पास किसी संस्था में छोड़ देगा। उसे अपनी मां की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी, बस अपनी निजी शांति और सुरक्षा सर्वोपरि थी। राहुल के लिए उसका करियर ही उसकी एकमात्र पहचान बन गया था और वह दिन में 18-18 घंटे काम करता था ताकि वह करोड़ों का बोनस पा सके। उसे लगता था कि अगर वह और अधिक अमीर बन जाएगा तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी और उसकी मां को भी उस पर गर्व होगा। पर वह यह नहीं देख पा रहा था कि उसकी सफलता की कीमत उसकी मां अपनी जान देकर चुका रही है। उसने कभी नहीं सोचा कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पैसों से ज्यादा अपनों के साथ और मानसिक शक्ति से लड़नी पड़ती है। वह विज्ञान और धन के नशे में अंधा हो चुका था। जब भी अंजलि की ओर से कोई लंबा संदेश आता जिसमें मां की तबीयत का विवरण होता, राहुल उसे बिना पढ़े ही डिलीट कर देता था। उसे लगता था कि यह सब अंजलि का एक नया ड्रामा है ताकि वह भावनात्मक रूप से उसे ब्लैकमेल कर सके और ज्यादा पैसे ऐंठ सके। उसने अपने मन में अंजलि की एक बहुत ही भयानक और डरावनी छवि बना ली थी जो उसकी मां को उसके खिलाफ भड़का रही थी। राहुल की आंखों पर सफलता की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे अपनी पत्नी की आंखों में छिपी हुई सच्चाई और त्याग कभी नजर नहीं आया। दिल्ली के सबसे महंगे जिम में कसरत करते हुए और अपनी बॉडी बनाते हुए राहुल को अपनी सेहत की बहुत चिंता रहती थी। वह हर 6 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाता था, लेकिन उसने कभी अपनी मां से यह नहीं पूछा कि उन्हें कोई दर्द तो नहीं है। उसके लिए मां एक ऐसी वस्तु बन गई थी जो बस गांव के उस पुराने घर में सुरक्षित रहनी चाहिए। उसे अपनी जड़ों की कद्र तभी होती थी जब उसे किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कोई देसी फोटो डालनी होती थी। उसकी पूरी जिंदगी अब दिखावे और बनावटीपन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। एक रात राहुल ने सपना देखा कि उसकी मां उसे पुकार रही है, लेकिन वह एक बहुत गहरी खाई के उस पार खड़ा था और चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा, लेकिन अगले ही पल उसने इसे केवल एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया और ठंडे पानी का गिलास पीकर सो गया। उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई तो देती थी, लेकिन वह उसे दबाने में माहिर हो चुका था। उसे लगता था कि जब तक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तब तक सब कुछ नियंत्रण में है और ईश्वर भी उससे बहुत खुश होगा। राहुल की कंपनी ने उसे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए न्यूयॉर्क भेजने का फैसला किया था, जिससे वह फूला नहीं समा रहा था। उसने प्रिया को यह खुशखबरी सुनाई और दोनों ने वहीं बसने की योजना बना ली, जहां गांव की धूल और मिट्टी का कोई नामो निशान न हो। उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि उसकी बूढ़ी मां उस बुढ़ापे में और उस बीमारी की हालत में अकेले कैसे रहेगी। उसके लिए उसके सपने और उसकी प्रगति के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं था। वह आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने अस्तित्व को खोता जा रहा था। ऑफिस की मीटिंग्स में वह हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंसेस और एथिक्स पर बड़े बड़े भाषण देता था, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वह इन सबसे कोसों दूर था। उसके सहयोगी उसे एक बहुत ही सुलझा हुआ और दयालु इंसान समझते थे, क्योंकि वह चैरिटी में लाखों रुपए दान करता था। पर वह दान केवल टैक्स बचाने और अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए होता था। उसमें कोई सच्ची करुणा या मानवता नहीं थी। राहुल का व्यक्तित्व 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक जो दुनिया के सामने चमकता था और दूसरा जो अपने परिवार के प्रति पूरी तरह अंधेरे में था। राहुल को अंजलि की चुप्पी से अब चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि अब उसने पैसे मांगना भी बंद कर दिया था। उसे लगा कि शायद अंजलि ने अब चोरी छिपे मां के गहने या घर का सामान बेचना
शुरू कर दिया होगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त को गांव में फोन किया और चुपके से घर की जासूसी करने को कहा, क्योंकि वह अंजलि पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। उसका शक और उसकी नफरत अब एक मानसिक बीमारी का रूप लेने लगी थी। वह हर उस इंसान को अपना दुश्मन समझने लगा था जो उसे उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाता था। दिल्ली की सर्द रातों में जब राहुल अपने हीटर वाले कमरे में आराम करता था, तब वह भूल जाता था कि वाराणसी में उसकी मां को एक अदद कंबल की भी कमी हो सकती है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अंजलि आखिर क्यों इतने कम पैसों में गुजारा कर रही है और क्यों वह बार बार डॉक्टर के पास जाने की बात करती है। वह अपनी विलासिता में इतना डूबा था कि उसे मां की बीमारी एक साधारण बुढ़ापे की कमजोरी लगती थी। उसने अपनी मां की पीड़ा को कभी अपने दिल से महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। एक दिन प्रिया ने उसे एक नया और महंगा सूट गिफ्ट किया, जिसे पहनकर वह बिल्कुल किसी विदेशी राजकुमार जैसा लग रहा था। उसने आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराया और सोचा कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका है और गांव का वह गरीब लड़का अब मर चुका है। उसे अपनी पहचान पर गर्व था, लेकिन वह पहचान रेत के महल की तरह थी जो एक ही झटके में गिरने वाली थी। राहुल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियति ने उसके लिए कितनी बड़ी सजा और कितना गहरा सबक तैयार कर रखा है। तभी उसके फोन पर गांव के सरपंच का वह ईमेल आया जिसमें अंजलि द्वारा मां को प्रताड़ित करने और उन्हें भूखा रखने की झूठी बातें लिखी थीं। राहुल का खून खौल उठा और उसने तुरंत अपनी मेज पर रखे कागजात समेटे और दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह अंजलि का अंत कर दे और अपनी मां को उस नर्क से बाहर निकाले। उसके मन में मां के प्रति प्रेम से ज्यादा अंजलि के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं और तेज रफ्तार से वाराणसी की ओर चल दिया। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय राहुल की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर थी, जैसे वह समय को पीछे छोड़ना चाहता हो। उसे रास्ते में आने वाले ढाबों और छोटे गांवों को देखकर घृणा हो रही थी, क्योंकि वे उसे बार बार उसकी असलियत की याद दिला रहे थे। उसने रास्ते में प्रिया को फोन किया और कहा कि वह अंजलि को जेल भिजवा कर ही दम लेगा और फिर वे हमेशा के लिए विदेश चले जाएंगे। प्रिया ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसके स्वर में भी अंजलि के लिए वही नफरत थी जो राहुल के दिल में घर कर चुकी थी। राहुल को लगता था कि वह एक हीरो की तरह गांव में प्रवेश करेगा और अपनी मां को बचाएगा, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। उसने अपनी कार की डिक्की में कुछ महंगे फल और उपहार रखे थे ताकि वह अपनी मां को दिखा सके कि वह कितना अमीर और सफल हो गया है। उसने यह नहीं समझा कि एक मरती हुई मां को फलों की टोकरी से ज्यादा अपने बेटे के कांधे पर सिर रखकर रोने की जरूरत होती है। उसका अहंकार उसे सच्चाई देखने से रोक रहा था। वह केवल अपनी छवि सुधारने के लिए वहां जा रहा था। जैसे जैसे वह वाराणसी के करीब पहुंच रहा था, मौसम और भी खराब होता गया और आकाश में काले बादल छाने लगे। राहुल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह डर के कारण नहीं, बल्कि अंजलि पर चिल्लाने की उत्तेजना के कारण था। उसे दूर से गंगा की लहरों का शोर सुनाई देने लगा, जो शायद उसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। उसने अपनी कार की लाइटें तेज कर दीं और उस संकरी गली की ओर मुड़ गया, जहां उसका पुराना घर खड़ा था। उस घर के भीतर एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जो राहुल की दुनिया उजाड़ने वाली थी। वाराणसी की उन तंग गलियों में, जहां हर घर की दीवारें दूसरे घर के दुखों को सुनती हैं, अब केवल सावित्री के घर की बातें हो रही थीं। कुएं पर झुटी औरतें मटकों को भरते समय अपनी आवाजें धीमी कर लेती थीं और अंजलि के नाम पर थूकती थीं। वे कहती थीं कि यह कलयुग का सबसे वीभत्स रूप है, जहां एक बहू अपनी सास को जीते जी नर्क दिखा रही है। लोगों की आंखों में अंजलि के प्रति नफरत इतनी गहरी हो गई थी कि वे उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे, जैसे वह कोई अपशकुन हो। पड़ोस की रहने वाली शांति देवी अक्सर अपनी खिड़की से झांकती रहती थीं, ताकि वह अंजलि की क्रूरता का कोई नया सबूत पा सके। उन्होंने देखा
कि अंजलि ने बीमार सावित्री को जबरदस्ती आंगन में धूप में बैठाया था और वह उन्हें हिलने भी नहीं दे रही थी। सावित्री का शरीर कांप रहा था और वह दर्द से बेहाल दिख रही थी, लेकिन अंजलि उनके पास हाथ में छड़ी लिए खड़ी थी। शांति देवी ने तुरंत यह खबर पूरे मोहल्ले में फैला दी कि अंजलि अब बुढ़िया को मार पीट कर घर से बाहर निकालने की पूरी योजना बना रही है। सच्चाई यह थी कि डॉक्टर ने सावित्री को विटामिन डी के लिए थोड़ी देर धूप में बैठने और पैरों में रक्त संचार बनाए रखने के लिए हल्का चलने की सलाह दी थी। अंजलि जानती थी कि अगर वह नरम पड़ेगी तो सावित्री की मांसपेशियां पूरी तरह जाम हो जाएंगी और वह कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए वह एक पत्थर दिल मां की तरह कठोर बनकर उन्हें अभ्यास कराती थी, भले ही सावित्री की आंखों में आंसू क्यों न हो। अंजलि का यह अनुशासन दुनिया की नजरों में केवल और केवल एक क्रूर अत्याचार की तरह दिखाई दे रहा था। दोपहर के समय जब गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अंजलि सावित्री को जबरदस्ती एक बहुत ही कड़वा काढ़ा पिला रही थी। सावित्री ने मना किया और अपना सिर पीछे हटाया तो अंजलि ने मजबूती से उनका जबड़ा पकड़ लिया ताकि एक बूंद भी बाहर न गिरे। यह कैंसर की वह महंगी दवा थी जिसे अंजलि ने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था, लेकिन बाहर खड़े लोगों को लगा कि वह बुढ़िया को जहर दे रही है ताकि राहुल की संपत्ति पर उसका एकाधिकार जल्दी से जल्दी स्थापित हो सके। अंजलि ने घर की खिड़कियों पर पुराने पर्दे लगा दिए थे ताकि सावित्री की कीमोथेरेपी के बाद झड़े हुए बाल और पीला पड़ा चेहरा कोई देख न सके। लोगों ने इसका अर्थ यह निकाला कि वह अंदर कुछ ऐसा काला काम कर रही है जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहती है। अफवाहें यहां तक फैल गईं कि उसने सावित्री को एक कालकोठरी में बंद कर दिया है और उन्हें कई दिनों से भरपेट भोजन भी नहीं दिया है। हर कोई अंजलि को एक ऐसी डायन समझने लगा था जो धन के लालच में सारे मानवीय मूल्यों को भूल चुकी थी। गांव के मंदिर में जब पूजा होती थी तो पंडित जी भी प्रवचन के दौरान अंजलि का परोक्ष रूप से उदाहरण देते हुए कहते थे कि सेवा ही धर्म है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि जो अपनी बुजुर्गों का अपमान करते हैं उन्हें अगले जन्म में बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ती है। अंजलि मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर यह सब सुनती थी, लेकिन उसने कभी अपना बचाव नहीं किया और न ही कभी रोई। उसकी चुप्पी ने लोगों के संदेह को और भी पक्का कर दिया कि वह वाकई में गुनहगार है और उसका हृदय पूरी तरह पत्थर का है। एक दिन एक स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की महिलाएं घर पर आईं और उन्होंने सावित्री से मिलने की जिद की, लेकिन अंजलि ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया। उसने कहा कि यह उसका निजी घर है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि संक्रमण का खतरा था। महिलाओं ने बाहर जाकर हंगामा खड़ा कर दिया और चिल्लाने लगीं कि अंजलि अपनी सास की लाश को भी शायद छिपा देगी। अंजलि ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर जाकर चुपचाप सावित्री के पैरों की मालिश करने लगी, जबकि बाहर गालियों का शोर मचा था। सावित्री कभी कभी अंजलि का हाथ पकड़कर पूछती थी कि वह इतना अपमान क्यों सह रही है और सबको सच क्यों नहीं बता देती। अंजलि केवल इतना कहती थी कि मां, अगर राहुल को पता चला कि आप कितनी बीमार हैं तो वह टूट जाएगा और अपना काम छोड़ देगा। वह चाहती थी कि राहुल के मन में अपनी मां की एक स्वस्थ और मुस्कुराती हुई तस्वीर बनी रहे, भले ही इसके लिए उसे दुनिया भर की गालियां सुननी पड़े। अंजलि का यह बलिदान कर्मा के उस सिद्धांत पर आधारित था जहां फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाया जाता है। गांव के बनिए ने अंजलि को राशन देना बंद कर दिया क्योंकि उसे डर था कि राहुल बाद में पैसे नहीं देगा और अंजलि तो भाग जाएगी। अब अंजलि को दूर के बाजार जाकर चुपके से सामान लाना पड़ता था ताकि कोई उसे परेशान न करे और वह मां के लिए फल खरीद सके। वह मां के लिए फल खरीद सके। वह मां के लिए फल खरीद सके। खुद फटी हुई साड़ी पहनती थी और उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन सावित्री के लिए वह हमेशा शुद्ध घी और ताजे फल का प्रबंध करती थी। उसकी इस बदहाली को देखकर लोग कहते थे कि वह अपने पापों के कारण ऐसी दरिद्र हो गई है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता था, अंजलि सावित्री की गीली चादरें धोती थी
और उनके घावों को साफ करती थी। उन घावों से उठने वाली दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई साधारण इंसान वहां खड़ा भी नहीं रह पाता। लेकिन अंजलि बिना नाक सिकोड़े घंटों सेवा करती थी। वह सावित्री को रामायण की कहानियां सुनाती थी ताकि उनका मन लगा रहे और वे मृत्यु के डर से दूर रह सके। उस कमरे के भीतर ममता और करुणा का एक अद्भुत महासागर बह रहा था, जिससे बाहर की दुनिया पूरी तरह अनजान थी। मोहल्ले के बच्चों को भी सिखाया गया था कि वे अंजलि के घर के पास न खेलें, क्योंकि वहां एक बुरी औरत रहती है जो बच्चों को भी मार सकती है। जब भी अंजलि सड़क पर निकलती, बच्चे उसे देखकर भाग जाते या पत्थर मारते, पर अंजलि ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित कर लिया था कि अब उसे किसी भी प्रकार की प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एकमात्र लक्ष्य सावित्री को उनके अंतिम समय में गरिमापूर्ण जीवन और शांति प्रदान करना रह गया था। सरपंच ने एक बार अंजलि को पंचायत में बुलाया और उससे पूछा कि राहुल द्वारा भेजे गए पैसों का वह क्या करती है। अंजलि ने कहा कि वह पैसे घर के रखरखाव और मां की जरूरतों पर खर्च होते हैं, लेकिन उसने किसी भी बीमारी का जिक्र नहीं किया। सरपंच ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो उसे गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा और घर जब्त कर लिया जाएगा। अंजलि के चेहरे पर उस समय भी कोई शिकन नहीं थी। उसने बस अपना सिर झुकाया और वहां से चुपचाप घर लौट आई। सावित्री के कैंसर ने अब उनके गले पर भी हमला कर दिया था, जिससे उनकी आवाज पूरी तरह खत्म हो गई थी और वे केवल इशारों में बात करती थीं। लोगों को लगा कि अंजलि ने शायद उनकी जीभ काट दी है या उन्हें इतना डरा दिया है कि वे बोल नहीं पा रही हैं। इस गलतफहमी ने अंजलि के खिलाफ आग में घी का काम किया और पूरे गांव में उसके बहिष्कार की घोषणा कर दी गई। अब कोई भी अंजलि से बात नहीं करता था और न ही उसे कोई मदद दी जाती थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अंजलि की अपनी सेहत भी अब गिरने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। उसने अपने मायके से भी नाता तोड़ लिया था, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक सांस की हथियारी के रूप में बदनाम हो। उसके पास केवल एक ही सहारा था और वह थी उसकी मरती हुई सास, जो उसे अपनी आंखों से वह सब कह देती थी जो शब्द नहीं कह सकते थे। उन दोनों के बीच एक ऐसा खामोश समझौता था जो दुनिया की समझ से परे था। पंडित जी ने एक सुबह देखा कि अंजलि गंगा किनारे जाकर कुछ तांत्रिक जैसी क्रियाएं कर रही थी, जो असल में केवल एक विशेष जड़ी बूटी की तलाश थी। उन्होंने तुरंत अफवाह फैला दी कि वह सावित्री पर काला जादू कर रही है ताकि वह जल्दी मर जाए और उसे राहुल की पूरी दौलत मिल जाए। इस खबर ने राहुल के पास पहुंचने वाले पत्रों की संख्या बढ़ा दी और उसे विश्वास हो गया कि अंजलि एक अपराधी है। गांव के लोग अब राहुल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे न्याय देख सकें। राहुल के मन में अंजलि की छवि एक ऐसी राक्षसी की बन चुकी थी जो उसकी स्वर्गीय पिता की विरासत और उसकी मां की गरिमा को नष्ट कर रही थी। उसने दिल्ली में अपने वकील से बात की और अंजलि के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस तैयार करने को कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह दोषी मान रहा है वही उसकी मां की सांसों की एकमात्र रक्षक बनी हुई है। राहुल का अहंकार उसे वह सच देखने की अनुमति नहीं दे रहा था जो गंगा की लहरों की तरह साफ था। वाराणसी का वह पुराना घर अब किसी प्रेतवाधित स्थान जैसा लग रहा था, जहां केवल सिसकियों और दवाओं की महक बसी हुई थी। अंजलि ने सावित्री के बिस्तर के पास एक छोटा सा दिया हमेशा जलाकर रखा था, जो उम्मीद की आखिरी किरण का प्रतीक था। उसने हार नहीं मानी थी। भले ही मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और समाज उसे पत्थर मार रहा था, वह जानती थी कि एक दिन सच सामने आएगा, लेकिन उसे डर था कि तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। चैप्टर के अंत में अंजलि को पता चलता है कि राहुल दिल्ली से निकल चुका है और वह कुछ ही घंटों में पहुंचने वाला है। उसने सावित्री को साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उनके बालों में कंघी की और उन्हें मुस्कुराने के लिए कहा ताकि राहुल को दुख न हो।
उसने खुद को भी व्यवस्थित किया। भले ही वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे पता था कि राहुल का गुस्सा उस पर कहर बनकर टूटेगा। वह अपने पति का सामना करने के लिए तैयार थी, केवल अपनी सास के प्रति दिए गए वचन को निभाने के लिए। जैसे ही राहुल की कार की लाइटें गली के मुहाने पर चमकीं, गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और राहुल का स्वागत मुक्तिदाता के रूप में करने लगे। अंजलि ने अपनी हथेलियां जोड़ी और भगवान विष्णु से शक्ति मांगी ताकि वह इस अंतिम तूफान को सह सके और सावित्री की शांति भंग न हो। उसने दरवाजा खोला और अंधेरे में खड़ी होकर राहुल का इंतजार करने लगी, जिसकी आंखों में केवल और केवल प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह रात न्याय और अन्याय के बीच के धुंधले फर्क को मिटाने वाली थी। राहुल की गाड़ी जैसे ही उस पुरानी गली के मुहाने पर रुकी, गांव के लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। हर कोई उसे एक ऐसे मसीहा के रूप में देख रहा था जो अपनी मां को इस नर्क से बचाने आया है। राहुल के चेहरे पर दिल्ली की चमक अब गायब थी। वहां केवल क्रोध और प्रतिशोध की गहरी लकीरें थीं। उसने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वह बिना किसी से बात किए सीधे अपने पुश्तैनी घर की ओर बढ़ा, जहां न्याय का इंतजार था। घर के भीतर कदम रखते ही उसे दवाइयों की एक तीखी और अजीब सी महक ने घेरा, जो उसे बचपन की यादों से बिल्कुल अलग लगी। घर का हर कोना अब वीरान और उदास नजर आ रहा था, जैसे दीवारों ने भी खुशियों से नाता तोड़ लिया हो। अंजलि दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन राहुल ने उसकी इस हालत को नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में केवल वही बातें गूंज रही थीं जो सरपंच ने उसे ईमेल में लिखी थीं। उसने अंजलि को घृणा भरी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे आगे निकल गया। राहुल सीधे अपनी मां के कमरे की ओर लपका, जहां अंधेरा पसरा हुआ था और एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। जैसे ही उसने अपनी मां सावित्री को उस फटे हुए बिस्तर पर लेटे देखा, उसका दिल दहल गया। वह ममतामयी चेहरा अब पूरी तरह से सूख चुका था और उनकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं। राहुल को लगा कि अंजलि ने वाकई उनकी देखभाल में घोर लापरवाही की है और उन्हें भूखा रखा है। वह अपनी मां के पास घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर पश्चाताप की आग में जल रहा था। तभी अंजलि कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक स्टील की कटोरी थी, जिसमें वह कड़वी दवा और दलिया लेकर आई थी। राहुल ने जब अपनी पत्नी को मां के पास आते देखा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक झटके में अंजलि के हाथ से कटोरी छीन ली और उसे फर्श पर पटक दिया। दलिया चारों ओर बिखर गया और कटोरी की आवाज ने पूरे घर के सन्नाटे को चीर दिया। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा कि अब उसका खेल खत्म हो गया है और वह अपनी मां को इस शैतान के चंगुल से छुड़ाने आया है। अंजलि चुपचाप खड़ी रही। उसने अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसकी जुबान कसमों से बंधी थी। राहुल ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा कि उसने उसके दिए हुए सारे पैसे कहां उड़ा दिए। उसे यकीन था कि अंजलि ने वह सारा धन अपने ऐशो आराम या अपने मायके वालों पर खर्च कर दिया है। उसने अंजलि को एक कुल्टा और हथियारिन कहकर पुकारा, जबकि सावित्री ने कमजोरी से अपना हाथ उठाने की कोशिश की ताकि वह अपने बेटे को सच बता सके, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। पड़ोस के लोग अब घर के अंदर तक आ गए थे और वे राहुल को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। शांति देवी ने आगे बढ़कर कहा कि अंजलि रोज रात को बुढ़िया को मारती है और उन्हें रोने तक नहीं देती। यह सुनकर राहुल का आपा पूरी तरह से खो गया और उसने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने की कोशिश की। अंजलि के पैरों में चोट लगी, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह केवल अपनी सास की ओर देख रही थी, जैसे उनसे क्षमा मांग रही हो कि वह अपना वचन नहीं निभा पा रही है। राहुल ने घर की अलमारियों को खोलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि वहां अंजलि के छिपाए हुए गहने या नकद रुपए मिलेंगे।
उसने कपड़े इधर उधर फेंक दी और संदूकों को तोड़ डाला, लेकिन उसे वहां केवल फटे हुए कपड़े और सावित्री की पुरानी दवाइयों की खाली शीशियां ही मिली। उसका अंधा क्रोध उसे यह समझने नहीं दे रहा था कि ये दवाइयां कितनी महंगी थीं। उसने चिल्लाकर कहा कि अंजलि ने सब कुछ कहीं और छिपा दिया है और वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। अंजलि की खामोशी राहुल के लिए उसकी स्वीकारोक्ति बन गई थी। सावित्री ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और राहुल का पल्लू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल को लगा कि वह डर के मारे कांप रही है। उसने अपनी मां को गले लगा लिया और वादा किया कि वह अब उन्हें यहां एक पल भी नहीं रहने देगा। उसने दिल्ली की अपनी मंगेतर को फोन किया और कहा कि वह एम्बुलेंस का इंतजाम करे ताकि मां को ले जाया जा सके। उसे लग रहा था कि वह एक महान कार्य कर रहा है, जबकि असल में वह उस निस्वार्थ प्रेम का गला घोंट रहा था जिसने उसकी मां को अब तक जीवित रखा था। पूरा गांव अब आंगन में इकट्ठा था और अंजलि पर थू थू कर रहा था, जैसे वह कोई अपराधी हो जिसे सरेआम सजा मिलनी चाहिए। राहुल ने अंजलि का सामान घर से बाहर फेंक दिया और उससे कहा कि वह अभी के अभी इस गांव और उसकी जिंदगी से निकल जाए। अंजलि ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई जिसमें केवल एक फटी हुई साड़ी और उसकी शादी की तस्वीर थी। उसने एक आखिरी बार सावित्री की ओर देखा और कांपते होंठों से कुछ कहना चाहा, लेकिन राहुल की नफरत भरी आवाज ने उसे खामोश कर दिया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे प्रकृति भी उस अन्याय पर रो रही हो जो उस बेगुनाह औरत के साथ हो रहा था। अंजलि बिना छतरी के उस अंधेरी और गीली रात में निकल पड़ी। उसके पास न कोई घर था और न ही कोई सहारा। राहुल ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और घर के भीतर गंगाजल छिड़कने लगा ताकि वह अंजलि की अपवित्रता को मिटा सके। उसे लगा कि उसने अपने पूर्वजों का सम्मान वापस पा लिया है, जबकि वह कर्मा के उस भयानक चक्र में फंस चुका था जिसका अंत बहुत दुखद था। कमरे के भीतर सावित्री की हालत और भी बिगड़ने लगी क्योंकि उनकी सेवा करने वाली एकमात्र रूह अब वहां नहीं थी। राहुल को दवाइयों के नाम तक नहीं पता थे और न ही उसे यह पता था कि मां को किस समय कौन सा इंजेक्शन देना है। वह बस उन्हें पानी पिलाता रहा और दिल्ली की सुविधाओं के सपने दिखाता रहा, जबकि मां की आंखों में अंजलि के लिए तड़प थी। राहुल को लगा कि मां शायद अंजलि के डर से अब तक नहीं बोल पा रही थी, जबकि सच तो यह था कि वे रो रही थीं। उस रात राहुल ने मां के सिरहाने बैठकर बिताई, लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि वह बार बार अंजलि के उन अत्याचारों के बारे में सोच रहा था जो लोगों ने उसे बताए थे। उसने मन ही मन अंजलि को दी जाने वाली कानूनी सजाओं का खाका तैयार किया और खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करने की योजना बनाई। वह अपनी सफलता के नशे में इतना चूर था कि उसे मां की सांसों में छिपी मौत की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वह वापस आ गया है। वाराणसी के उस पुराने घर की दीवारें आज भी अंजलि की उस सेवा की गवाह थीं जो उसने अंधेरे में की थी, लेकिन राहुल के लिए वे दीवारें केवल गंदी और पुरानी थीं। उसने सोचा कि वह इस घर को बेचकर शहर में एक नया बंगला खरीदेगा जहां वह अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहेगा। उसके सपनों में अब मां की जगह केवल उसकी अपनी प्रगति और प्रतिष्ठा थी। उसने कभी ये पुरानी केवल बहला रही है महसूस नहीं किया कि रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी होती हैं और उन्हें उखाड़ने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है, खासकर तब जब वे बेगुनाह हों। अगले दिन सुबह जब राहुल ने मां को उठाने की कोशिश की तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। राहुल बुरी तरह घबरा गया और उसने गांव के उसी डॉक्टर को बुलाया जिसे अंजलि ने पहले मना किया था। डॉक्टर ने आते ही सावित्री की जांच की और अपना सिर हिला दिया। उसने कहा कि इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। डॉक्टर ने राहुल से पूछा कि इनकी कैंसर की दवाइयां कहाँ हैं, तो राहुल चौंक गया। कैंसर। राहुल के मुंह से केवल यही शब्द निकल पाया, जैसे किसी ने उसे जोर का झटका दिया हो। डॉक्टर ने गुस्से में कहा कि अंजलि पिछले 1 साल से हर महीने यहां आती थी और अपनी मेहनत की कमाई से
इनकी कीमोथेरेपी करवा रही थी। उसने राहुल को बताया कि अंजलि ने कभी किसी को यह नहीं बताने दिया कि सावित्री को कैंसर है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति परेशान हो। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अंजलि का वह थका हुआ चेहरा याद आया, जिसे उसने अभी अभी बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था। राहुल ने कांपते हाथों से अलमारी की ओर देखा और उस पुराने संदूक के नीचे दबे हुए कागजों को ढूंढना शुरू किया जो उसने कल फेंक दिए थे। उसे वहां ढेर सारे मेडिकल बिल, हॉस्पिटल की रसीदें और अंजलि के गहने बेचने के पर्चे मिले। हर पर्चे पर अंजलि के अंगूठे का निशान था और सावित्री की बीमारी का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वह एहसास इतना भारी था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रहा था। वह बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह बिलों का ढेर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा, जिसमें लिखा था कि अंजलि ने अपनी खून पसीने की कमाई का एक एक रुपया मां के इलाज में लगा दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने अंजलि के हाथ से वह कटोरा छीना था जिसमें शायद मां की जान बचाने वाली आखिरी दवा थी। उसका अहंकार अब राख बन चुका था और उसकी जगह एक ऐसा पछतावा ले चुका था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने मां की ओर देखा, जो अब अंतिम घड़ियां गिन रही थी, और उनका चेहरा और भी शांत हो गया था। राहुल घर से बाहर भागा और पागलों की तरह अंजलि को ढूंढने लगा। उसने हर गली और हर मोड़ पर उसका नाम पुकारा। गांव के लोग जो कल तक गालियां दे रहे थे, अब चुप्पी साध कर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सच का चेहरा बहुत डरावना था। राहुल गंगा के घाटों तक गया। उसे लगा कि शायद अंजलि ने हताशा में कोई गलत कदम न उठा लिया हो। उसके मन में रह रहकर अंजलि का वह मासूम चेहरा आ रहा था जिस पर उसने कल जोरदार तमाचा जड़ा था। वह खुद को कोस रहा था। जब वह थक हारकर वापस घर पहुंचा तो देखा कि सावित्री की सांसें अब उखड़ रही थीं और डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की थी। राहुल ने मां के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन मां की आंखों से केवल एक आंसू टपका जो अंजलि के नाम का था। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी पत्नी को खो दिया है, बल्कि अपनी मां का भरोसा भी हमेशा के लिए गंवा दिया है। वह अपनी कामयाबी के शिखर से गिरकर एक ऐसे गर्त में पहुंच गया था जहां केवल अंधकार था। चैप्टर का अंत उस भयानक सन्नाटे के साथ होता है जब राहुल को अपनी मां के बिस्तर के नीचे अंजलि की वह फटी हुई डायरी मिलती है। उसमें अंजलि ने हर दिन का हिसाब लिखा था, कितने पैसे मां की दवा में गए और उसने कितने दिन भूखे रहकर वे पैसे बचाए। राहुल के हाथ कांप रहे थे और डायरी के पन्ने उसके आंसुओं से भीग रहे थे। उसे अब समझ आया कि असली राक्षस वह खुद था, अंजलि नहीं। वह रात राहुल की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक रात साबित होने वाली थी। उस अंधेरे कमरे में तेल के दिए की कांपती रोशनी सावित्री के पीले चेहरे पर एक डरावनी परछाई बना रही थी। राहुल फर्श पर बैठा था और उसके चारों ओर वे कागजात बिखरे पड़े थे जिन्हें उसने कूड़ा समझकर फेंक दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह बज रही थी। कमरे की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी, क्योंकि हर चीज अंजलि की बेगुनाही और उसके अपने अहंकार की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। वह अपनी मां की सूखी हुई आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे वहां केवल अपनी हार दिखाई दे रही थी। सावित्री की पुरानी खाट के ठीक नीचे एक जंग लगा हुआ लोहे का छोटा संदूक रखा था, जिसे अंजलि हमेशा अपनी जान से ज्यादा कीमती मानकर सहेजती थी। राहुल ने जब उसे बाहर निकाला और खोला तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया खुल गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसमें कोई नकद रुपया या सोने के नए गहने नहीं थे, बल्कि उसमें तो दुखों का एक पूरा पहाड़ छिपा हुआ था। राहुल ने देखा कि उसमें शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल की सैकड़ों रसीदें और डॉक्टरों के पर्चे बड़ी सावधानी से संभाल कर रखे गए थे, जिन पर तारीखें गवाह थीं।
पर्चों के नीचे अंजलि के उन गहनों की रसीदें थीं जिन्हें उसने एक एक करके सुनार के पास गिरवी रख दिया था या बेच दिया था। उसकी शादी का मंगलसूत्र, जिसे वह अपनी पवित्रता का प्रतीक मानती थी। उसकी रसीद देखकर राहुल की चीख निकल गई। उसे याद आया कि दिल्ली में वह अपनी मंगेतर को लाखों की अंगूठी पहना रहा था, जबकि यहां उसकी पत्नी अपनी सुहाग की निशानी बेचकर उसकी मां की सांसें खरीद रही थी। उसे महसूस हुआ कि अंजलि ने केवल गहने नहीं बेचे थे, बल्कि उसने अपना स्वाभिमान और अपना भविष्य भी उसी आग में झोंक दिया था। उस संदूक में सावित्री द्वारा लिखे गए वे पत्र भी थे, जो राहुल को कभी भेजे ही नहीं गए थे, क्योंकि अंजलि को डर था कि वे उसे विचलित कर देंगे। एक पत्र में सावित्री ने लिखा था कि अंजलि अपनी थाली का खाना भी उसे खिला देती है और खुद केवल पानी पीकर सो जाती है। सावित्री ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगले जन्म में अंजलि जैसी ही बेटी मिले, जो अपने अपमान की चिंता किए बिना सेवा की पराकाष्ठा पार कर सके। राहुल ने जब यह पढ़ा तो उसे लगा कि उसके सीने पर किसी ने गर्म कोयला रख दिया हो। वह तड़पने लगा। राहुल को अब अंजलि के वे शब्द याद आ रहे थे, जब उसने उससे थोड़े और पैसे मांगे थे और उसने उसे बहुत बुरा भला कहा था। उसे एहसास हुआ कि वे पैसे किसी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि सावित्री के उस असहनीय दर्द को कम करने वाले महंगे इंजेक्शनों के लिए थे। अंजलि ने कितनी रातें उन गलियों में रोते हुए बिताई होंगी जहां लोग उसे डायन कहकर बुलाते थे, लेकिन उसने कभी पलटकर सच नहीं बताया। राहुल का विवेक उसे बार बार धिक्कार रहा था कि उसने एक ऐसी देवी को घर से निकाला है जिसकी वह पूजा करने के योग्य भी नहीं था। जैसे जैसे राहुल संदूक की गहराई में गया, उसे अंजलि के अपने हाथ से लिखे हुए कुछ छोटे नोट्स मिले, जिनमें हर दिन की दवाओं का हिसाब था। अंजलि ने एक जगह लिखा था कि आज मां को बहुत दर्द हुआ, पर राहुल के आने तक उन्हें बचाए रखना है, चाहे मेरी जान चली जाए। उसने अपनी भूख और अपनी बीमारी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, ताकि राहुल का करियर और उसकी शांति बनी रहे। राहुल की आंखों से गिरते आंसू अब उन कागजों को भिगो रहे थे, लेकिन वह पश्चाताप उन घावों को भरने के लिए काफी नहीं था। अचानक राहुल की नजर एक छोटी सी पुड़िया पर पड़ी, जिसमें अंजलि ने अपनी शादी की फटी हुई तस्वीर और राहुल का एक पुराना रूमाल रखा था। अंजलि ने उस तस्वीर के पीछे लिखा था कि मेरे देवता, आप चाहे मुझसे नफरत करें, पर मां का साथ कभी मत छोड़ना। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा और वह अपनी ही नफरत के बोझ तले दब गया। उसने महसूस किया कि वह सफलता की जिस चोटी पर खड़ा था, वह वास्तव में बेगुनाह अंजलि के बलिदानों की राख पर बनी थी। उसे अपनी दिल्ली की उस आलीशान और बनावटी जिंदगी से घृणा होने लगी थी। पंडित जी और सरपंच की वे बातें राहुल के कानों में गूंजने लगीं, जिन्होंने अंजलि को अपराधी ठहराया था और उसने उन पर भरोसा किया था। उसने अपनी अंतरात्मा से पूछा कि क्या वह इतना अंधा हो गया था कि उसे अंजलि की आंखों में छिपी सच्चाई और बेबसी कभी नजर नहीं आई। समाज की वे झूठी नैतिकताएं और ऊंची बातें अब उसे एक बहुत बड़ा ढोंग लग रही थीं, जिन्होंने एक निर्दोष औरत को बर्बाद कर दिया। उसने सावित्री की ओर देखा और उनके कांपते हुए हाथ को चूम लिया, जैसे वह अंजलि की ओर से क्षमा मांग रहा हो। सावित्री ने अपनी आंखें खोलीं और बड़ी मुश्किल से राहुल की ओर देखा। उनकी नजरों में अब भी अंजलि के लिए वही तड़प और प्यार था। उन्होंने राहुल के हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़ी कठिनाई से इशारों में पूछा कि अंजलि कहाँ है। राहुल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह केवल सिसकियां भर सकता था, क्योंकि उसने अपनी ही खुशियों का गला अपने हाथों घोंटा था। कमरे का वह दिया अब बुझने वाला था और राहुल को लग रहा था कि उसके जीवन की ज्योति भी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। उसने कमरे की एक एक चीज को छूकर देखा। जहां अंजलि के हाथों के निशान थे, साफ की हुई दीवारें, करीने से रखे कपड़े और मां की दवाइयों की व्यवस्था, हर कोने से अंजलि की सिसकियां और उसकी दुआएं सुनाई दे रही थीं, जिन्हें राहुल ने पहले कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की थी।
उसे अपनी उन महंगी घड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों पर शर्म आ रही थी जो उसकी गरीबी और संवेदनहीनता को छिपा नहीं पा रहे थे। वह उस रात को वापस लाना चाहता था जब उसने अंजलि को धक्का दिया था, पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। राहुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और प्रिया का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उसे लगा कि उस दुनिया से उसका अब कोई नाता नहीं रहा। उसने गांव के उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने अंजलि पर पत्थर मारे थे, और उसे एहसास हुआ कि असली गुनहगार तो वह खुद था। उसने अपनी मां की उस खाली थाली को देखा जिसमें अंजलि ने केवल रूखी रोटी रखी थी क्योंकि वह सब्जी के पैसे बचाकर दवा लाना चाहती थी। राहुल ने उस थाली को अपने सिर से लगा लिया और पागलों की तरह अंजलि को पुकारने लगा। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और बाहर बारिश अब भी धीमी धीमी पड़ रही थी, जैसे गंगा माता अपनी बेटी अंजलि के लिए आंसू बहा रही हों। राहुल ने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा, और जब तक अंजलि को ढूंढ नहीं लेता वह चैन से नहीं बैठेगा। उसने सावित्री को पड़ोस की एक वृद्ध महिला के भरोसे छोड़ा, जिसने अब सच जानकर अपनी गलती मान ली थी और रोने लगी थी। राहुल उस अंधेरे और कीचड़ भरी गलियों में नंगे पैर निकल पड़ा। उसके मन में केवल अंजलि की छवि बसी थी। उसे याद आया कि अंजलि अक्सर बहुत दुखी होने पर गंगा के उस एकांत घाट पर जाती थी जहां भीड़ नहीं होती थी, और वह घंटों लहरों को देखती थी। राहुल की सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे रुकने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अंजलि ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। रास्ते में उसे वही सुनार मिला जिसने अंजलि के गहने खरीदे थे, और उसने राहुल को रोककर सारी सच्चाई बताई कि अंजलि कैसे रोती थी। सुनार की बातें सुनकर राहुल का कलेजा मुंह को आ गया और वह फूट फूट कर सड़क पर ही गिर पड़ा। सुनार ने राहुल को वह आखिरी अंगूठी वापस कर दी जो अंजलि ने कल ही बेची थी, ताकि राहुल के लौटने पर मां के लिए अच्छी दावत बनाई जा सके। राहुल ने उस अंगूठी को अपनी आंखों से लगाया और उसे लगा कि अंजलि की आत्मा अब भी उसी अंगूठी में अपनी ममता सहेजे बैठी है। उसने महसूस किया कि अंजलि ने केवल अपनी भौतिक वस्तुएं ही नहीं बेची थीं, बल्कि उसने अपनी पूरी अस्मिता सावित्री की सेवा में अर्पित कर दी थी। वह उठ खड़ा हुआ और फिर से उसी घाट की ओर भागा जहां सत्य का अंतिम साक्षात्कार होना था। गंगा की लहरों का शोर अब बहुत तेज हो गया था और कोहरे के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर राहुल की रूह उसे पुकार रही थी। उसने घाट की सीढ़ियों पर एक धुंधली सी आकृति देखी जो सफेद साड़ी में लिपटी थी और बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह शांत बैठी थी। राहुल के कदम ठिठक गए। उसे डर था कि कहीं वह अंजलि की रूह तो नहीं है जो उसे छोड़कर चली गई है। उसने दबी हुई आवाज में उसका नाम लिया और वह आकृति धीरे से घूमी, जिसकी आंखों में अथाह पीड़ा थी। वह अंजलि ही थी। उसका चेहरा बारिश के पानी और आंसुओं से भीगा हुआ था और वह बिल्कुल बेजान लग रही थी, जैसे उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हों। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा और जमीन पर अपना सिर पटकने लगा। वह उससे बस एक बार माफ कर दो कहने की भीख मांग रहा था। अंजलि की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरी शून्यता थी जिसने राहुल को भीतर तक झकझोर कर रख दिया और उसे अपनी औकात याद दिला दी। वह चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने संसार से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया हो। राहुल ने उसे वह संदूक और वे पत्र दिखाए जो उसने अभी अभी पढ़े थे, और अंजलि ने उन पत्रों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कहा कि राहुल, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना था। राहुल को लगा कि उसकी सफलता के सारे महल अब ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं और वह बिल्कुल नंगा खड़ा है। उसने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घर चलने की मिन्नतें कीं, पर अंजलि ने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया। तभी घर से गांव के एक लड़के ने आकर खबर दी कि सावित्री की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है और वे शायद अब कुछ ही पलों की मेहमान है। यह सुनते ही अंजलि की आंखों में फिर से वही कर्तव्य की ज्वाला भड़क उठी और वह राहुल से पहले ही घर की ओर दौड़ पड़ी।
उसे अपनी बेइज्जती का कोई मलाल नहीं था। उसे बस अपनी मां को अंतिम बार अपने हाथों से गंगाजल पिलाना था। राहुल उसके पीछे भाग रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि अंजलि कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात करुणा है। वाराणसी की गलियां उस समय गवाह बन रही थी, एक ऐसी बहू की वापसी की जिसे समाज ने तिरस्कृत किया था, पर कर्मा ने उसे सर्वोच्च स्थान दिया। राहुल अब समझ चुका था कि असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि वह निस्वार्थ सेवा है जो अंजलि ने बिना किसी उम्मीद के सावित्री को दी थी। उसे अपनी मां की मृत्यु का डर सता रहा था, लेकिन उससे भी बड़ा डर अंजलि को खोने का था, जिसने उसे इंसानियत सिखाई थी। उस रात वाराणसी के घाटों ने एक अपराधी का पश्चाताप और एक सती का त्याग दोनों एक साथ देखे। चैप्टर का अंत उस दृश्य पर होता है जहां अंजलि सावित्री के कमरे में पहुंचती है और सावित्री की आंखों में उसे देखते ही एक चमक आ जाती है। राहुल दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसे अपनी तुच्छता का गहरा एहसास हो रहा था, जो कभी खत्म नहीं होगा। मां ने अंजलि का हाथ राहुल के हाथ में दिया और अपनी आखिरी सांस लेने की तैयारी करने लगी, जैसे वे इस मिलन का ही इंतजार कर रही थी। सत्य की विजय हुई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, जो राहुल को पूरी जिंदगी चुकानी थी। वाराणसी की वह रात जैसे सावित्री के जीवन की अंतिम सांसों के साथ धीरे धीरे थम सी गई थी, और घर के भीतर का सन्नाटा किसी भारी पत्थर की तरह राहुल के सीने पर रखा हुआ था। सावित्री की आंखों की पुतलियां अब स्थिर हो रही थीं, पर उनकी रूह न्यू अंजलि के चेहरे को एक बार फिर से निहारने की व्याकुलता में अटकी हुई थी। कमरे में जलते हुए दिए की लौ अब अंतिम बार फड़फड़ा रही थी, जैसे वह भी उस महान आत्मा के विदा होने का शोक मना रही हो। राहुल ने अपनी मां के ठंडे पैर पकड़ रखे थे और उसके आंसू उनके चरणों को भिगो रहे थे। अचानक सावित्री के चेतना के अंतिम तंतुओं में एक हलचल हुई और उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से अंजलि और राहुल के हाथों को एक साथ जोड़ने का एक निष्फल प्रयास किया। उनके सूखे होंठों से एक मध्यम सी आवाज निकली, जो अंजलि का नाम ले रही थी, जिसमें कृतज्ञता और बेपनाह ममता का एक अद्भुत मिश्रण छिपा हुआ था। राहुल ने तुरंत अंजलि का हाथ पकड़कर अपनी मां की हथेली पर रख दिया, जिससे सावित्री के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उन दोनों के मिलन को देखकर सावित्री ने अपनी आखिरी सांस ली और उनका नश्वर शरीर पूरी तरह शांत हो गया। कमरे में छाए उस भयावह सन्नाटे को राहुल की दबी हुई सिसकियों ने तोड़ दिया, जो अब एक बेबस और अनाथ बच्चे की तरह अपनी मां के चरणों में लिपटा हुआ था। गांव के लोग जो कल तक गालियां दे रहे थे, अब सिर झुकाकर घर के बाहर खड़े थे और अपनी ओछी सोच और अंधी धारणाओं पर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अंजलि ने बिना किसी विलाप के सावित्री की स्थिर आंखों को बंद किया और उनके माथे पर अंतिम बार चंदन का तिलक लगाया, जैसे वह किसी साक्षात देवी की विदाई कर रही हो। मृत्यु की उस कठिन घड़ी में भी अंजलि का धैर्य अडिग था, सांत्वना देने आए। गांव के लोगों में अब वह पहले जैसा अहंकार नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में अंजलि के लिए एक डर मिश्रित सम्मान और खुद के लिए घृणा साफ झलक रही थी। वे लोग जो कल तक अंजलि को समाज से बहिष्कृत करने की योजना बना रहे थे, अब उसके चरणों की धूल को पवित्र मानने के लिए विवश थे। राहुल ने किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह समाज भी उसके पापों में बराबर का भागीदार है, जिसने सच को देखने की कभी कोशिश नहीं की। उसने केवल अपनी मां की मृत देह पर सफेद कफन ढका। सुबह की पहली किरण जब मणिकर्णिका घाट के जलते हुए चितास्थलों पर पड़ी, तो राहुल ने अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया और श्मशान की ओर भारी मन से प्रस्थान किया। वाराणसी की गलियों में राम नाम सत्य है का गूंजता हुआ स्वर राहुल के कान के पर्दों को फाड़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी मां की जीवित मृत्यु का वास्तविक एहसास अब हो रहा था। अंजलि घर की चौखट पर पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही, क्योंकि शास्त्रानुसार स्त्रियां श्मशान नहीं जाती थीं, पर उसकी रूह अपनी सांस के साथ ही उस पवित्र आग में जलने के लिए चली गई थी। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थीं
और गंगा की लहरें इस नश्वर जीवन के अंतिम सत्य की मूक साक्षी बन रही थीं। राहुल ने कांपते हाथों से अपनी मां को मुखाग्नि दी और उनके नश्वर शरीर को पंचतत्व में विलीन होने के लिए अग्नि के हवाले कर दिया, जबकि उसकी आंखों के सामने दिल्ली का सारा वैभव राख हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस करियर और पैसे के पीछे वह पागलों की तरह भाग रहा था, वह इस धधकती आग के सामने कितना तुच्छ और पूरी तरह से अर्थहीन और खोखला था। चिता की आग जैसे जैसे शांत हो रही थी, राहुल के भीतर का अहंकार, क्रोध और स्वार्थ भी धीरे धीरे जलकर पूरी तरह भस्म हो रहा था और एक नया राहुल जन्म ले रहा था। उसने गंगा के बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगाई और अपने जीवन भर के पापों का प्रायश्चित करने का कठोर संकल्प लिया, भले ही वह दाग पूरी तरह से कभी धुल ना सके। अंजलि घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर बैठकर उस आग को देख रही थी जिसने उसके सारे दुखों और संघर्षों को अपने भीतर समाहित कर लिया था। अब उसके पास पाने के लिए केवल सत्य बचा था। श्राद्ध कर्म के उन 13 दिनों में राहुल ने गांव के एक एक व्यक्ति के पास जाकर अंजलि के लिए सार्वजनिक माफी मांगी और समाज के सामने अपनी पत्नी की महानता का गुणगान किया। उसने दिल्ली के अपने सभी बड़े प्रोजेक्ट्स और कंपनी के उच्च पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसे अब उस जहरीले शहर में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने तय किया कि वह वाराणसी में ही रहेगा और मां के नाम पर एक ऐसा मुफ्त अस्पताल खोलेगा जहां कैंसर पीड़ितों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा सके। अंजलि ने शुरू में राहुल से बात करने में गहरा संकोच किया, लेकिन धीरे धीरे सावित्री की यादों और साझा दुखों ने उन दोनों के बीच के टूटे हुए पुल को फिर से जोड़ दिया। राहुल ने अंजलि के उन सभी गहनों को सुनार से वापस खरीदा जो उसने मां के इलाज के लिए बेच दिए थे, लेकिन अंजलि ने उन्हें फिर से पहनने से मना कर दिया। उसने कहा कि जो त्याग उसने एक बार धर्म समझकर कर दिया है, उसे अब दिखावे के श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी असली खूबसूरती उसकी सेवा में थी। कर्मा का वह अटूट सिद्धांत आज राहुल की आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट था। जहां उसके गलत निर्णयों ने उसे अपार मानसिक दुहक दिया, वहीं अंजलि के अटूट धैर्य ने उसे बचा लिया। उसने महसूस किया कि असली स्वर्ग कहीं और नहीं, बल्कि उसी घर में था जहां सेवा, समर्पण और बुजुर्गों के प्रति सच्चा सम्मान वास करता है। गांव के सरपंच और पंडित जी ने भी अंजलि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और उसे गांव की ममता की मूरत का सम्मान दिया। अंजलि ने बिना किसी अहंकार के सबको माफ कर दिया। वर्षों बाद वाराणसी के उसी पुराने पुश्तैनी घर के सामने अब सवित्री स्मृति सेवा सदन खड़ा है, जहां दूर दूर से लाचार और गरीब लोग अपना इलाज कराने और सहारा पाने आते हैं। राहुल खुद वहां दिन रात प्रबंधन का काम देखता है और अंजलि मरीजों की सेवा में उसी तरह निस्वार्थ भाव से जुटी रहती है जैसे वह अपनी मां की सेवा करती थी। दिल्ली के उसके पुराने दोस्त अब उसे एक सनकी और पागल इंसान समझते हैं, लेकिन राहुल को जो मानसिक शांति यहां मिली है, वह उसे करोड़ों रुपयों में नहीं मिली थी। शाम के समय जब गंगा की भव्य आरती होती है, राहुल और अंजलि एक साथ घाट पर बैठकर बहती हुई लहरों को देखते हैं और सावित्री की यादों में पूरी तरह खो जाते हैं। उनके जीवन की यह मार्मिक कहानी अब वाराणसी की गलियों में एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है, जो आने वाली पीढ़ियों को रिश्तों की पवित्रता का पाठ पढ़ाती है। राहुल ने सीखा कि समय रहते अपनों की कद्र करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, वरना बाद में केवल राख और पछतावा ही शेष रहता है। गंगा का जल हमेशा बहता रहता है। दिल्ली की चकाचौंध से लौटा वह बेटा अब वाराणसी का एक साधारण सेवक बन चुका था, जिसकी रूह अब भौतिक सुखों की प्यासी नहीं थी, बल्कि दुआओं की धनी थी। उसने अपने आलीशान फ्लैट और कार को बेचकर प्राप्त सारा धन अस्पताल के ट्रस्ट में दान कर दिया, ताकि भविष्य में किसी भी सावित्री को इलाज के अभाव में दम न तोड़ना पड़े। अंजलि की आंखों में अब वह पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक आत्मिक संतोष की चमक थी, जो केवल उन लोगों को मिलती है जो कर्मा की अग्नि में तपकर कुंदन बनते हैं। कभी कभी जब राहुल अंजलि को थका हुआ देखता है,
तो वह उसके पैरों की मालिश करने बैठ जाता है, यह सोचकर कि शायद इस तरह वह उस एक तमाचे का बोझ उतार सके। अंजलि उसे रोकती नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख देती है, क्योंकि वह जानती है कि पश्चाताप ही पाप को धोने का एकमात्र तरीका है। उस घर की दीवारों से अब दवाइयों की कड़वाहट नहीं, बल्कि सुकून और प्रार्थनाओं की खुशबू आती है। सावित्री की तस्वीर पर लगा हार हमेशा ताजा रहता है, जैसे उनकी ममता की महक वहां हमेशा मौजूद हो। पंडित जी अब अपनी कथाओं में राहुल और अंजलि का उदाहरण देते हैं कि कैसे एक भटका हुआ बेटा वापस लौट आया और कैसे एक वफादार बहू ने कुल का मान बढ़ाया। गांव का वह कुआं, जहां कभी बदनामी की बातें होती थीं, अब वहां अंजलि के त्याग की कहानियां सुनाई जाती हैं, जो लोकगीतों का हिस्सा बन चुकी हैं। समाज ने यह स्वीकार कर लिया है कि किसी को भी बाहरी आवरण से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिसे हम अंधेरा समझते हैं, वही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रकाश होता है। एक दिन प्रिया का फोन आया, जो राहुल को वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन राहुल ने शांत भाव से कहा कि वह अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं है जहां रिश्तों की कीमत लगाई जाती है। उसने फोन काट दिया और गंगा की मिट्टी को अपने माथे से लगाया, जिसे वह पहले कभी नफरत की नजर से देखता था। उसे अब समझ आया कि माटी से जुड़कर ही मनुष्य महान बनता है, और माटी को छोड़कर भागने वाले केवल भटकते रहते हैं। राहुल का यह रूपांतरण वाराणसी के घाटों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। सावित्री का कैंसर हार गया था और उनकी ममता जीत गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया था जहां केवल और केवल मानवता का वास था। अंजलि ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ दिया, जिसमें दुखों का हिसाब था, और एक नई डायरी शुरू की, जिसमें सेवा की मुस्कुराहटें दर्ज थीं। उनका जीवन अब व्यक्तिगत कामनाओं से ऊपर उठकर समष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो चुका था। कर्मा का चक्र अपनी पूरी गति से घूमकर अब न्याय के शांत बिंदु पर आकर ठहर गया था। अंततः वह बूढ़ा घर, जो कभी सिसकियों का गवाह था, अब नवजात आशाओं का केंद्र बन गया था, जहां हर शाम दिए जलाए जाते थे ताकि कोई रास्ता न भटके। राहुल ने अपने जीवन की सार्थकता पाली थी, और अंजलि ने अपना खोया हुआ सम्मान। पर सबसे बड़ी जीत उस मां की हुई थी, जिसने मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया। गंगा की लहरें निरंतर बहती रहीं, यह संदेश देते हुए कि समय बदलता है, पर धर्म और प्रेम की धारा कभी नहीं सूखती। कहानी का यह सफर उस मोड़ पर आकर समाप्त होता है जहां पश्चाताप की अग्नि ने सारे मेल को धो दिया और रिश्तों का सोना फिर से चमक उठा। राहुल और अंजलि ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर आकाश की ओर देखा, जहां एक तारा सबसे तेज चमक रहा था। शायद वह सावित्री ही थी, जो अपनी पूर्ण संतुष्टि प्रकट कर रही थी। वाराणसी की हवाओं में अब केवल शांति थी, एक ऐसी शांति जो केवल कठिन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही प्राप्त होती है। जीवन का सार केवल प्रेम और सेवा ही सिद्ध हुआ। जब सूरज पूरी तरह ढल गया और चांद की चांदनी ने गंगा के जल को रजत के समान बना दिया, तो राहुल ने अंजलि से धीरे से कहा कि तुम इस घर की असली नींव हो। अंजलि ने केवल अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि उसे शब्दों के माध्यम से प्रशंसा की कोई भूख नहीं थी। उसका कर्म ही उसकी वाणी बन चुका था। वे दोनों अपने सेवा सदन की ओर मुड़ गए, जहां कई मरीज उनका इंतजार कर रहे थे। एक नया सवेरा होने वाला था, जो दुखों के अंत और नई सेवा का प्रतीक था।